बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करना है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का वर्ड निकला है इवॉल्व से। इवॉल्व को अराइज भी कहा जा सकता है। उर्दू में इसका मतलब है निकलना या उभरना। मतलब कि एक लाइफ की फॉर्म से डिफरेंट फर्दर लाइफ की फॉर्म्स का निकलना, एक स्पीशीज़ से 5 या 10 स्पीशीज़ का इवॉल्व होना, निकलना, तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन देखें, चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद इन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज़म्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से फंक्शन भी चेंज हो जाता है, तो ये एक नई स्पीशी बन जाती है जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। जिस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं कि एक स्पीशी से मज़ीद फ़र्दर मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ का उभरना या निकलना, अराइज होना, दैट इज़ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने पेश की थी। और इसके ऑपोजिट एक और थ्योरी है, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं आजकल, वो सारी की सारी इसी हालत में पैदा की गई हैं, एक दूसरे से ये स्पीशीज़ इवॉल्व नहीं हुई, एक दूसरे से नहीं निकली। ऑल द स्पीशीज़ हैव बिन क्रिएटेड एज दे आर इन प्रेजेंट फॉर्म बाय नेचर। अल्लाह ताला की तरफ से ये इसी हालत में पैदा की गई हैं जैसा कि हमें नज़र आ रही हैं आजकल। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि क्रिएशनिस्ट हैं, मतलब जो स्पेशल क्रिएशन पे जिनका बिलीव है, जैसे कि कार्लस लिनियस इसमें आता है। तो कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिज़म को ग्रुपिंग में कन्वर्ट किया था और जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स को एक ग्रुप में रखा था, मतलब स्पीशीज़ में, और बहुत सारे जो स्पीशीज़ बनाई थी ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें एक स्पीशी में रखा और बहुत सारे स्पीशीज़ मिलकर एक जीनस में उन्हें रखा और बहुत सारे जो जैनरा है वो मिलकर एक फैमिली में उन्हें रखा। तो इस तरह ग्रुपिंग की थी ऑर्गेनिज़म के। तो कार्लस लिनियस के इसी पॉइंट को बुनियाद बनाते हुए, बेस बनाते हुए, डार्विन ने ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की कि ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं यही शो करती हैं कि ये स्पीशीज़ एक दूसरे से इवॉल्व हुई हैं और इनका आपस में कोई ना कोई बैकग्राउंड रिलेशनशिप मौजूद है। तो लाइफ की ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं, फिर उसके बाद एवोल्यूशन की बात करेंगे। पहले लाइफ ओरिजिनेट कब हुई? साइंटिस्ट ये कहते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.6 अरब साल पहले ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई। जब ये दुनिया बनी तो उससे तकरीबन 1 अरब साल बाद, तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 अरब साल पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ है। प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं और प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनने में 2 अरब साल लगे हैं, मतलब 1.5 बिलियन ईयर्स एगो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह एवोल्यूशन है। लेकिन हम ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं कि किस तरह हुई। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं इस दुनिया में पाए जाते, जिनका 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये ऐसे चश्मे हैं जहाँ उबलते हुए चश्मे जिन्हें कहा जाता है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टेम्परेचर पे आजकल भी आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। तो जिससे हमें मालूम होता है कि अगर ये बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं तो यहाँ से लाइफ इवॉल्व हो सकती है, यहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स के मिलने के लिए और ऑर्गेनल्स के मिलने के लिए, फिर उसे सेल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी है। सेल यहाँ पर बना था जिससे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। जब एक सेल बन गया तो मतलब लाइफ सामने आ गई, लाइफ का स्टार्ट हो गया। तो सेल बनना ज़रूरी है क्योंकि सेल इज़ द लिविंग थिंग, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से अगर छोटे यूनिट पे जाएं, ऑर्गेनल पे जाएं या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो वो लाइफ नहीं है। जब तक सेल नहीं बनता उस वक्त तक लाइफ स्टार्ट नहीं होती। तो सेल बनने के बाद बहुत सारी चेंजेस आई इस दुनिया में। ये देखें, नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए जो चेंजेस आई उनमें से ये कुछ हैं। जैसा कि ओजोन लेयर बनना शुरू हो गई।
मतलब जब अर्थ बनी और उसके बाद लाइफ स्टार्ट हुई, तो अब चूँकि लाइफ में एवोल्यूशन होनी थी साइंटिस्ट के मुताबिक, और लाइफ ने वाटर से लैंड पर ट्रांसफ़र होना था, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सन से, सूरज से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन ज़मीन तक आती हैं, तो उसको रोकने के लिए एक लेयर बनी, ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुई, एक ये चेंज आई। उसके बाद चेंज आई कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पहले जो ऑर्गेनिज़म थे फोटोसिंथेसिस करते थे, तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल के ग्लूकोज बनता है, तो इसमें सनलाइट यूज़ होती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है। लेकिन वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को पहले यूज़ किया जाता था, ये साइंटिस्ट कहते हैं, और इसमें सल्फ़र रिलीज़ होती थी ऑक्सीजन की बजाय। तो फिर ये कन्वर्जन हुई, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़ के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म ने वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया। उस वक्त फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते थे, प्लांट्स वगैरह तो बाद में इवॉल्व हुए साइंटिस्ट के मुताबिक। तो ये वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब ये एक चेंज आई। और फिर ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुई। जब ऑक्सीजन निकलना शुरू हो गई, तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन पे ट्रांसफ़र हो गई। कि पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हासिल की जाती थी, तो बहुत थोड़ी सी एटीपी हमें हासिल होती थी। लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होना शुरू हो गई, यहाँ से निकलना शुरू हो गई, जब मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो गई। तो फिर ऑक्सीजन की मदद से हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते थे और ग्लूकोज को तोड़ के बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते थे। तो ये चेंज आई। इसके अलावा ये चेंज आई कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म में चेंज हुए, एवोल्यूशन हुई प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल किस तरह इवॉल्व हुए, इसकी हमने डिटेल पढ़नी है, इसके बारे में 2 थ्योरीज पढ़नी है हमने। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में कन्वर्ट हुए यूकैरियोटिक सेल के बनने के बाद। तो यह कुछ चेंजेस थी जो कि लाइफ की एवोल्यूशन के बाद हमारे सामने आई।